पंकज और रवि बचपन के दोस्त थे। दोनों को रोमांचक और डरावनी जगहों पर जाने का बहुत शौक था। एक दिन उन्हें एक पुराने वीरान हवेली के बारे में पता चलता है, जिसे लोग कालासुर हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। शौक और जिज्ञासा में वे हवेली की सच्चाई जानने निकलते हैं। वहां उन्हें कई रहस्यमयी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। दीवारों पर चलती परछाइयां, अचानक बंद होते दरवाजे और फुसफुसाहट की आवाजें। लेकिन असली डर तब पैदा होता है जब वे हवेली के सबसे खौफनाक रहस्य से रूबरू होते हैं। एक प्राचीन आत्मा जो उनकी आत्माओं पर कब्जा करना चाहती थी। अब सवाल यह था, क्या वे इस हवेली से सुरक्षित निकल पाएंगे या फिर वे भी उसी काली ताकत का हिस्सा बन जाएंगे जिसने सैकड़ों लोगों को निगल लिया था। पंकज और रवि बचपन के घनिष्ठ मित्र थे। जब भी उन्हें किसी वीरान या डरावनी जगह के बारे में पता चलता, वे वहां जाने का प्लान बना लेते। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें कालासुर हवेली के बारे में बताया। वो हवेली गांव के बाहर एक घने जंगल में थी और लोग कहते थे कि वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति कभी लौटकर नहीं आया। हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी। कभी वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती, तो कभी लोगों को वहां भटकती आत्माएं दिखाई देती। गांव के बड़े बुजुर्ग उस हवेली का नाम लेने से भी डरते थे। जब पंकज और रवि ने यह सुना तो उनकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उन्होंने तय किया कि वे इस हवेली की सच्चाई का पता लगाएंगे। हालांकि गांव वालों ने उन्हें बार बार चेतावनी दी, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे। एक रात जब चांद की रोशनी भी हल्की थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा था, वे दोनों टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली गांव से लगभग 4 किलोमीटर दूर जंगल के अंदर थी। रास्ते में पेड़ों के पीछे अजीब सी हरकत हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि उन दोनों को वहां जाने से कोई रोकना चाहता था। जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही ठंडी हवा बहने लगी और वातावरण डरावना लगने लगा। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो उसकी हालत देखकर उनकी रूह कांप उठी। हवेली जर्जर थी, जगह जगह की दीवारों पर जाले लगे हुए थे और मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था। हवेली के चारों ओर झाड़ियों और बेलों ने उसे घेर रखा था। पंकज ने धीरे से रवि की ओर देखा और कहा, अगर हम अभी भी चाहें तो वापस लौट सकते हैं। रवि हंसते हुए बोला, अब इतनी दूर आ ही गए हैं तो अंदर चलकर देखना ही चाहिए। डरने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों ने हिम्मत जुटाई और हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी जैसे ही हवेली की दीवारों पर पड़ी, उन्हें वहां पर अजीबोगरीब चित्र और रहस्यमयी आकृतियां दिखी। ऐसा लग रहा था जैसे ये चित्र किसी अनजाने भय का इशारा कर रहे हों। अचानक हवेली के भीतर से एक खटखट की आवाज आई। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। यह हवा का असर हो सकता है, पंकज ने खुद को दिलासा दिया। लेकिन तभी टॉर्च की रोशनी में उन्हें एक परछाई दिखी जो तेजी से एक कोने में गायब हो गई। रवि ने घबराकर कहा, तुमने भी देखा? पंकज ने सिर हिलाया। हां, लेकिन यह कोई भ्रम भी हो सकता है। हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। अब तो लग रहा है कि यहां कुछ गड़बड़ है। रवि की आवाज कांप रही थी। चुप रहो और चलते रहो, पंकज ने कहा, लेकिन उसकी खुद की आवाज में भी हल्का डर था। वे हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे। वहां एक पुरानी लकड़ी की टेबल रखी थी जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। चारों ओर पुराने फटे हुए पर्दे लटक रहे थे। तभी अचानक खट 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 सीढ़ियों पर कोई चल रहा था। दोनों ने टॉर्च की रोशनी उधर घुमाई और जो उन्होंने देखा उससे उनकी आत्मा तक कांप उठी। पंकज और रवि की आंखें सीढ़ियों की ओर टिकी थी। टॉर्च की रोशनी में एक धुंधली परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे नीचे उतर रही थी।
वो आकृति किसी इंसान की तरह दिख रही थी, लेकिन उसकी चाल अजीब थी, जैसे हवा में तैर रही हो। रवि के गले से मुश्किल से आवाज निकली, पंकज, ये क्या है? पंकज ने हिम्मत जुटाई और ऊंची आवाज में कहा, कौन है वहां? परछाई अचानक रुक गई। कुछ क्षणों के लिए हवेली में पूरी तरह सन्नाटा छा गया, लेकिन फिर खट 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 वो आकृति फिर से नीचे आने लगी। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही पंकज और रवि की चीख निकल गई। वो कोई इंसान नहीं था, वो एक कंकाल जैसा जीव था, जिसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। उसके शरीर पर जगह जगह से मांस लटक रहा था और उसकी हड्डियां सड़ चुकी थी। उसके मुंह से एक अजीब सी घुरघुराहट निकल रही थी, मानो वो कुछ कहना चाह रहा हो। भागो! रवि ने चिल्लाते हुए पंकज का हाथ पकड़ा और दोनों दरवाजे की ओर दौड़े। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, वो अपने आप बंद हो गया। अब वे हवेली के अंदर फंस चुके थे। दरवाजा खोलने की सारी कोशिशें नाकाम होने के बाद दोनों थककर वहीं बैठ गए। तभी हवेली में कहीं से एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज आई। तुम यहां नहीं होने चाहिए थे। रवि ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? लेकिन जवाब में केवल वही डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी, भाग जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अब पंकज और रवि को लगने लगा कि वे किसी भयंकर मुसीबत में फंस चुके हैं, लेकिन वे आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। अचानक पंकज की नजर एक कोने में पड़ी, जहां फर्श पर लकड़ी का एक फटा हुआ हिस्सा था। उसे खींचते ही नीचे जाने के लिए एक सीढ़ी दिखाई दी। रवि ने घबराकर कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ऊपर से हम पहले ही फंसे हुए हैं और तुम हमें तहखाने में भेजना चाहते हो? पंकज ने गंभीरता से कहा, अगर यहां कोई रास्ता है तो वो हमें बाहर भी ले जा सकता है। हमारे पास और कोई चारा नहीं है। रवि ने एक लंबी सांस ली और बोला, ठीक है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो दोष तुम्हारा होगा। दोनों नीचे उतरने लगे। तहखाना बहुत पुराना और सड़ागला था। वहां अजीब सी बदबू फैली थी, जैसे किसी चीज को सालों से सड़ने के लिए छोड़ दिया गया हो। टॉर्च की रोशनी में उन्हें चारों ओर दीवारों पर बने अजीबोगरीब चित्र दिखे। कुछ चित्रों में लोगों को चीखते हुए दिखाया गया था, तो कुछ में अंधेरे में छिपे भूतिया प्राणियों को। तभी अचानक एक कोने से हल्की रोशनी दिखी। दोनों धीरे धीरे उधर बढ़े और देखा कि वहां एक पुरानी लकड़ी की मेज थी, जिस पर एक प्राचीन किताब रखी थी। किताब के पन्ने फटे हुए थे, लेकिन उसके ऊपर खून से कुछ लिखा था। जिसने भी इसे पढ़ा वो मौत से नहीं बच सका। रवि ने तुरंत पंकज को रोका, इसे मत छूना, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही पंकज ने किताब को हाथ लगाया, पूरी हवेली हिलने लगी। हवा में किसी की चीखने की आवाजें गूंजने लगी और अंधेरे में लाल आंखें चमकने लगी। तभी उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे खड़ा है। अगले भाग में हवेली में कैद आत्माओं का राज। क्या पंकज और रवि जिंदा बच पाएंगे?